अशोकनगर इलाके में हुई वारदात। मामूली बात को लेकर हुआ था दो पक्षों में विवाद। पड़ोसी शख्स ने युवक पर कर दिया चाकू से हमला। सीमापुरी पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने गिरफ्तार किए शातिर स्नैचर्स। सीसीटीवी की मदद से आरोपी गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के ज्वेलर्स ने जाहिर की नाराजगी। डीआरआई ने की थी व्यापारियों पर कार्रवाई। सोना सील करने पर ज्वेलर्स ने किया था प्रदर्शन। गोकलपुरी सड़क पर झुग्गियों को हटाने का मिला था नोटिस। झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों की बढ़ी मुश्किलें। सांसद मनोज तिवारी ने दिया लोगों को आश्वासन। झुग्गी में रहने वाले लोगों को दी जाएगी अस्थायी जगह। खुले में खाना परोसने के लिए मिलेंगे लाइसेंस। पूर्वी दिल्ली के रेस्टोरेंट मालिकों ने किया फैसले का समर्थन। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्वी दिल्ली में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते कुछ देर में विवाद इतना बढ़ गया कि पड़ोसी शख्स ने युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक न्यू अशोकनगर में आज एक 19 वर्षीय युवक पर उसके पड़ोसी ने कई बार चाकू से हमला कर दिया। आरोपी और पीड़ित दोनों पड़ोसी हैं और उनके बीच कचरे को लेकर मामूली विवाद हुआ था। फिलहाल आरोपी फरार है और मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई करेगी। दिल्ली में स्नैचर्स के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई वारदात सामने आती रहती है। सीमापुरी इलाके में कई स्नैचिंग की वारदातें हुई, जिसको लेकर एसएचओ विनय यादव के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें एसआई विनीत पुनिया, रोहित संदीप ने स्नैचिंग के मामले को रोकने के लिए काम शुरू किया। पुलिस ने 15 किलोमीटर के दायरे में जितने सीसीटीवी आ रहे थे उनको देखा। एक सीसीटीवी में आरोपी की झलक दिखी तो पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया। पुलिस की नजर बाइक की नंबर प्लेट पर पड़ी तो पार्किंग के अंदर वहीं बाइक खड़ी हुई थी। पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपी का इंतजार किया। जैसे ही आरोपी पार्किंग से बाइक लेने वारदात को अंजाम देने के लिए निकले, तभी पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उन्होंने अलग अलग इलाकों से स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के वेलकम, जाफराबाद और कई इलाके में स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया करते थे। सीमापुरी इलाके में भी कई वारदातें कर चुके हैं। कई खेलों का खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में कुछ ज्वेलर्स का सोना सील करने पर चांदनी चौक के ज्वेलर्स ने शनिवार को धरना प्रदर्शन किया। इस पूरे मामले की जानकारी के लिए हमने ज्वेलर्स से बात की तो उनका कहना है कि कस्टम के द्वारा सोना सील किए जाने पर जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए, उसके बाद भी सोने को जब्त कर लिया गया और उन्हें हैरेस भी किया गया, जिसकी वजह से सभी ज्वेलर्स ने प्रदर्शन किया। हालांकि ये प्रदर्शन एक ही दिन का था, लेकिन इससे कहीं ना कहीं व्यापारियों को काम करने में और व्यापार करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे में डिपार्टमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे व्यापारी आसानी से व्यापार कर सके। मैम, गोल्ड का मामला तो वो यही है, कस्टम डिपार्टमेंट का था। कुछ गोल्ड उन्होंने विदाउट ड्यूटी वाला जो इंपोर्ट होता है वो कस्टम को लगा होगा, डीआरआई डिपार्टमेंट को, तो वो मैटर था। वो आए थे। अब डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे शॉप पे। डिपार्टमेंट अपनी जगह ठीक है और बिजनेसमैन अपनी जगह ठीक है। मतलब ये तो लाइफ टाइम वाइस वर्सा दोनों चीज़ें हैं। मतलब किसी को भी आप गलत नहीं कह सकते, किसी को सही भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो ज़बरदस्ती हैरेसमेंट होती है ऑफिसर्स के थ्रू वो गलत कहा जाएगा। लेकिन ऑफिसर जो अपना काम करेंगे उन्हें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स को 100% पूरे करने भी चाहिए। ज्वेलरी नहीं, ज्वेलरी डिपार्टमेंट लेंगे ना। हाँ, तो वो तो यही है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि मतलब वो एक ज़बरदस्ती की हैरेसमेंट थी भाई। डिपार्टमेंट जबरदस्ती, अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, डिपार्टमेंट हैरेसमेंट करके मतलब वो ले गया। उसके बाद उसने यही कहा कि भाई पूरे करो। तो धरना प्रदर्शन इस चीज़ को लेके था, वो ज्वेलरी लेके गए हैं। कस्टम का रोल होता है कि आपको ब्रिक मिले, ब्रिक नहीं मिली, वही वो ज्वेलरी मिली है, तो ज्वेलरी ले जानी तो गलत। जाम की समस्या से निजात के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोनी गोल चक्कर फ्लाईओवर के नीचे अंडरपास बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए अंडरपास के आड़े आ रही जो गोकुलपुरी रोड पर बनी 28 झुग्गियों को हटाने का नोटिस जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया था। नोटिस मिलते ही झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों ने विरोध जताया। उनकी मांग है कि सरकार उनके रहने के लिए पहले व्यवस्था करे, फिर उनकी झुग्गियों को हटाए।
इस बीच झुग्गी में रहने वाले लोगों के समर्थन में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी उतर आए हैं। शनिवार को मनोज तिवारी झुग्गी बस्ती पहुंचे, उनकी मांगों को सुना, उनके साथ भोजन किया और उनकी मांगों को पूरा किए जाने का आश्वासन भी दिया। ये जो यहाँ गाड़िया लोहार के लोग काफ़ी दिनों से गोकुलपुर की सड़क पे 30-40 साल से रहते हैं, बेघर है, झुग्गी में रहते हैं और ये वो समाज है जो महाराणा प्रताप के साथ इनके जो पूर्वज हैं वो हथियार बनाने और लड़ने का काम करते थे। तो ये बहुत देशभक्त समाज है, मगर वो समय के साथ खाना बदोश हुए। तो अभी यहाँ पे ट्रैफिक जाम की व्यवस्था को देखते हुए अंडरपास बनाने की व्यवस्था हो रही है, तो उसमें इनको खाली करने का नोटिस आया। खाली करने के नोटिस से हमें परेशानी नहीं है, परेशानी है कि बिना विकल्प दिए खाली करने का आदेश आ गया था। तो वो हम एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक सांसद के रूप में हमको स्वीकार नहीं है। हमको ये स्वीकार है कि आप सरकार को, मैं कह रहा हूँ और मैंने कहा भी है, ग्राउंड पे जिला प्रशासन के लोग आए तो हमने आज ये व्यवस्था बना दी कि बिना इनको कोई वैकल्पिक व्यवस्था दिए हम खाली नहीं कराएंगे। हम इनको खाली कराएंगे से पहले एक नई जगह देंगे जहाँ ये अपना जगह अस्थाई वहाँ पे रहेंगे। और जैसा नरेंद्र मोदी जी का एक व्रत है कि हम सभी को, जो दिल्ली के झुग्गी वासी हैं, उनको हम अपना फ्लैट, अपना छत देंगे, वो दे करके इनके साथ भी इनके बच्चों के भविष्य को संवारने का काम करें। दिल्ली नगर निगम ने खुले क्षेत्र और छतों पर खाना परोसने के लिए ऑनलाइन लाइसेंस देने की सुविधा शुरू कर दी है। निगम ने ये सुविधा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत दी गई है। जो इच्छुक कारोबारी लाइसेंस लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित शुल्क भी ऑनलाइन जमा करना होगा। अब इसी संबंध में जब हमने पूर्वी दिल्ली के कुछ रेस्टोरेंट के मालिकों से बात की तो उन लोगों ने प्रशासन के इस फैसले की सराहना की है और कहा कि ये अच्छी बात है कि जब वो बाहर खुले में खाना पकाते हैं तो उनके लिए लाइसेंस मिल जाएगा। ऐसे में हमें बहुत सुविधा मिलेगी और सरकार का ये निर्णय बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही निर्णय है। खुले में खाना परोस रहे हैं, जो सेफ्टी अपनी है, सेफ्टी से बनाना और खिलाना दोनों मायने रखता है। हम जो खिलाते हैं वो सेफ्टी से ही बनाते हैं, सेफ्टी से खिलाते हैं बंदे को। ये हमारा साफ़ सफाई से बनाना, साफ़ सफाई से खिलाना, और लाइसेंस मिल जाएगा तो और अच्छे से रहेगा हमारे लिए, तो हमारे लिए फ़ायदा है ना। ये तो बिल्कुल सही निर्णय है सर। हम खुद लाइसेंस अप्लाई करेंगे, हमारे पहले लाइसेंस और बने हुए हैं, बाकी ये भी बनवाएंगे। फूड सेफ्टी लाइसेंस है हमारे बने हुए जी। खाना बनाने के लिए भट्टी की तो ज़रूरत है, कोयला तो जलाना पड़ेगा, क्योंकि कोयले पे ही रोटी सही सिकती है, गैस के तंदूर पे रोटी नहीं सिकती सही से, ठीक है ना। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोयले वाला तंदूर है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पर यह है कि धुआं जो होता है उसके लिए कुछ सलूशन करना पड़ेगा। जैसे कि जो कच्चा कोयला आता है इसके अंदर धुआं बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, और जो पक्का कोयला होता है उसमें धुआं ज़्यादा होता है, वही ज़्यादा पोल्यूशन करता है। इस चीज़ पे सरकार को देखना चाहिए, हार्ड कोक या चारकोल। प्लास्टिक हमारे और पर्यावरण के लिए बेहद नुकसानदायक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसका इस्तेमाल करते आए हैं। पहले भी सरकार द्वारा कई बार इस पर बैन लगाया गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब सरकार पर्यावरण संरक्षण को लेकर 100 दिन में दिल्ली को प्लास्टिक मुक्त करने की बात कर रही है। ऐसे में हमने पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की तो इस पर लोगों का कहना है कि पहले भी कहा गया था कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें, लेकिन काफ़ी लोग चोरी छुपे भी इसका इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे इस पर बैन नहीं लगा। वहीं दुकानदारों का कहना है कि प्लास्टिक पर बैन लगना या लोगों का चालान काटना समाधान नहीं है। जब सरकार फैक्ट्री बंद करवाएगी तभी प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लग सकेगी। नहीं जी, देखिए पहले भी ऐसे इन्होंने कई बार कदम उठाया है कि भाई प्लास्टिक बंद होनी चाहिए। अब ये दावा करते हैं कि 100 दिन के अंदर प्लास्टिक बंद हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बिना पॉलीथीन के और बिना पॉली बैग के ये जो मार्केट हैं, बड़ी बड़ी मार्केटें बनाई हुई हैं, इसमें सामान लाने ले जाने की काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये मैं कहता हूँ कि 100 दिन के अंदर नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल काम है ये। पहले दिक्कतें बहुत हुई थी, जैसे कि हम तरह तरह देखते थे जगह जगह जाकर, वहाँ पर ये जो गायें होती है या कोई पशु होते हैं तो वो पॉलीथीन का खाने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चालू रखते थे, इसलिए इस्तेमाल भी कर रहे थे। लेकिन उसमें क्या था कि ये 3rd क्वालिटी है, ये 1st क्वालिटी है, इस तरीके से पॉलीथीन का नाम दिया गया, लेकिन पॉलीथीन बंद नहीं हुई आज तक। दिक्कत तो होगी, क्योंकि अब हमारे पास तो पॉलीथीन होगी नहीं, और अगर हम कहीं से ले भी आएंगे, मिल भी जाएगी तो पकड़ने वाले आ जाएंगे, वो बैन वो चालान काट देंगे आगे।
कस्टमर अपने घर से अगर झोला लेके आता है तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, सरकार को पहले सोचना चाहिए कि क्या होगा। बहुत से ऐसे काम है जो बिना पन्ने के नहीं होते। सब्जी लेने जाओगे तब भी आपको पॉलीथीन की जरूरत पड़ेगी। कभी कभी हमारे पास नहीं होता है बैग वगैरह, हम कभी बाहर होते हैं, बाहर से ही घर से फ़ोन आ जाता है कि सब्जी लाना है या फ्रूट लाना है, तो कहाँ से बंदे के पास होता है कुछ। पन्नी से दिक्कत ही दिक्कत है, बिना पन्नी की कोई भी काम नहीं हो पाएगा। पूरी दिक्कत है, हमें नहीं, हर किसी को दिक्कत। बिना पन्नी के क्या चीज़ आ रहा मुझे बताओ। पन्नी में नमकीन बिस्किट हर चीज़ पन्नी में बिक रहा है। पन्नी अगर बंद ही करना है तो हर चीज़ पन्नी बंद कर दो। जितनी कंपनियाँ हैं सारी बंद करो। अगर बंद भी करना है सारी बंद करो। हर चीज़ नमकीन के पैकेट ये भी पन्नी में बिक रहे हैं, नमकीन वगैरह है या कोई भी और आइटम है। दिक्कतें तो बहुत होगी जी, पब्लिक परेशान होगी। उन्हें बंद करने से पहले उनके लिए इंतज़ाम करना चाहिए थी, चाहे कैरी बैग वगैरह का जो कपड़े का हो या कागज़ का हो, उससे पहले उनका अल्टरनेट मतलब ढूंढना चाहिए था, उसके बाद बैन करना चाहिए था। ये रोक ही नहीं सकते जी, कितना भी कर ले, ये बैन कर रहे हैं लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, कोई मानेगा ही नहीं। ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने ये फैसला जल्दबाजी में करा है और कुछ व्यापारियों को कुछ समय देना चाहिए जिससे कि वो उसका दूसरा उपाय ढूंढ सकें। हम तो थैला लेके जाते हैं, थैला लेके जाना चाहिए लोगों को। वैसे जब सरकार ने बंदी कर दिया तो देखिए, आप समझते हैं कि जो पॉलीथीन है ये एक समस्या का रूप तो बन ही चुका है। आप देखते हैं जगह जगह गंदगी में, अगर आप देखें, आप किसी भी शहर में चले जाएं, रेलवे ट्रेन में जाएं, आपको चारों तरफ गंदगी के ढेर पॉलीथीन की वजह से। मैं समझता हूँ अगर पॉलीथीन हट जाए तो कम से कम हिंदुस्तान में जो मोदी जी का ये है स्वच्छ भारत, उसमें 70% योगदान तो पॉलीथीन हटने से ही हो जाएगा। क्योंकि हम लोग एक, या तो हमारे यहाँ एक सिस्टम हो कि रीप्रोसेस बड़े आराम से हो जाता हो, चीज़ें हो जाती हो। अभी हमारे यहाँ उतना सिस्टम इस चीज़ में डेवलप हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है कि पॉलीथीन बैन तो गवर्नमेंट को करनी, मतलब ये इनकी मजबूरी थी। ये इन्होंने कोई मतलब वो नहीं है कि कोई काम धंधे उजाड़ने के लिए किया है या कुछ है, मजबूरी। जब हम लोग किसी चीज़ को, अभी आप देखते हैं कितनी गायें आपको बीमार दिखती हैं, उनके पेट में पॉलीथीन भरा पड़ा है, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान। शाहदरा के गीता भवन स्थित मंदिर में डिस्पेंसरी का शुभारंभ किया गया, जिसमें लोगों को शुरुआती इलाज दिया जाएगा। यहाँ मौजूद अतिथियों ने बताया कि यहाँ डिस्पेंसरी की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि आसपास कोई डिस्पेंसरी ही नहीं है। ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन अब डिस्पेंसरी के बनने से यहाँ सबको राहत मिलेगी। साथ ही यहाँ सभी के लिए दवाइयाँ मुफ्त दी जाएंगी। इतना ही नहीं, बल्कि बच्चों के लिए वोकेशनल कोर्सेज भी होंगे। उद्घाटन में कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पार्षद संदीप कपूर, संजय गहलोत, पंकज लूथरा और कई अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। आज सेवा में अपने लोग हमेशा लगे रहते हैं और मैं बधाई देता हूँ अश्विनी भाटिया जी को और उनकी पूरी टीम को कि आज गीता भवन मंदिर में उन्होंने इस डिस्पेंसरी का शुभारंभ किया है। स्थानीय लोगों को घर के पास कंसल्टेशन मिल जाए, दवाई मिल जाए और समय रहते उनको उनकी बीमारी का अंदाज़ा हो जाए, पता चल जाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो उस दिशा में ये अच्छा प्रयास है और हमने भी एक संकल्प लिया है कि यहाँ और सेवा के कार्य यहाँ इस भवन में शुरू होने चाहिए, उसके लिए भी हम प्रयास रहेंगे। तो गीता भवन में हम चाहते हैं कि जो भी मंदिर हों वो एक सामुदायिक सेवा केंद्र के रूप में स्थापित होने चाहिए, सिर्फ पूजा पाठ तक निर्भर नहीं रहने चाहिए। उनके अंदर जो है जनता के लिए, बच्चों के लिए एजुकेशन का सिस्टम हो, हेल्थ की सर्विस हम दे सकें जो भी हमारे को यथासंभव हो। तो इस तरीके का हमारा प्रयास है। शुरू में अभी बीपी, जनरल शुगर, जनरल चेकअप का रहेगा, लेकिन आने वाले समय में जैसा इन्होंने बताया यहाँ दवाइयों का भी इंतज़ाम रहेगा। आसपास के लोगों को एक अच्छी फैसिलिटी मिलेगी और प्रिकॉशन लेने के लिए जो काम होते हैं वो सारे यहाँ किए जाएंगे। बड़ी खुशी की बात है कि शाहदरा स्थित गीता भवन में धर्मार्थ डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया गया है यहाँ पे। और सबसे खुशी की बात है कि देखिए, चाहे हम किसी भी विभिन्न पार्टियों में काम करने वाले लोग हों, तो हमें भी यहाँ आमंत्रित किया गया था। कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी उनको भी आमंत्रित किया था। तो बहुत अच्छा कम्बिनेशन बना, मिशन बना है। और देखिए, जहाँ समाज सेवा करने वाली बात है तो ये एक अच्छा संदेश हम यहाँ से दे रहे हैं सबको। और ये अपील भी करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से दवाइयाँ फ्री मिलेंगी, यहाँ से सारे चेकअप किए जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि जो हमारे असहाय लोग हैं, जो पर्टिकुलर सफाई कर्मचारियों के बच्चे हैं, उनके लिए भी कोई कंप्यूटर का प्रशिक्षण या कुछ और ऐसी योजनाएं यहाँ पे लानी चाहिए, ताकि जो हमारे कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इन सारी सेवाओं का फायदा उठा सकेंगे। करावल नगर थाने के अंतर्गत डीसीपी संजय कुमार सेन ने तीसरी लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उनके साथ इलाके के एसएचओ और एसीपी भी मौजूद रहे। तो वहीं डीसीपी संजय कुमार सेन ने बताया कि इस लाइब्रेरी में करीब 100 बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। इसके अंदर सिर्फ पुलिस परिवार के ही बच्चे नहीं, बल्कि इलाके के बच्चे भी अपनी शिक्षा मुकम्मल कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य रहेगा कि वो जहां भी मुस्तैद रहेंगे वहां पर एक उम्मीद पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी की शुरुआत करते रहेंगे। इस पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी से बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है।
वहीं बच्चों का कहना है कि वो भी डीसीपी संजय कुमार सेन की तरह बनना चाहते हैं। मॉनसून के दौरान दिल्ली में जल भराव की समस्या से बचने के लिए दिल्ली नगर निगम ने इस साल 2 चरणों में गाद निकालने का फैसला किया है। अब तक ये अभ्यास अप्रैल में शुरू होता था, लेकिन इस बार पहले चरण का काम 26 जनवरी के बाद ही शुरू होने जा रहा है। इसी संबंध में हमने बीजेपी नेताओं से बात की तो बीजेपी नेता संदीप कपूर ने बताया कि इस बार पहला चरण मार्च तक पूरा किया जाना है और दूसरा चरण जून-जुलाई तक पूरा किया जाएगा। वहीं महेंद्र आहूजा का कहना है कि अगर एमसीडी के साथ साथ पीडब्ल्यूडी के नालों की भी सफाई की जाए तभी इसका लाभ देखने को मिलेगा। अब जल भराव की समस्या से निपटने के लिए ये पॉलिसी कितनी कारगर साबित होती है, ये तो आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा। बरसात से पहले निगम के सभी नाले साफ करने का काम 26 जनवरी के बाद तेजी से शुरू हो जाएगा। आप सबको पता है कि जो 4 फुट से छोटी नालियां और नाले जो है वो निगम के पास होते हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी की सड़कों पे जो नाले होते हैं और जो बड़े फ्लड एंड इरिगेशन के नाले जैसे शादरा ड्रेन नंबर 1 ये दिल्ली सरकार देखती है। लेकिन निगम ने इस बार योजना बनाई है, इस बार 2 फेज में जो है ये साफ किया जाएगा। पहले हम जनवरी से लेके और मार्च अप्रैल तक इन नालों को साफ करेंगे और बरसात से पहले फिर जून जुलाई के अंदर भी दोबारा से सफाई होगी, जिससे कि नालों की वजह से जल भराव ना हो। एमसीडी का 26 जनवरी से नालियों की गाद निकालने का अर्थात डीसिल्टिंग का काम शुरू होना एक सुखद समाचार है। साल में एक बार की जगह अगर 2 बार किया जाए तो नालियों की स्वच्छता सफाई ज्यादा हो पाएगी, लेकिन इसका भरपूर लाभ तभी होगा अगर नालियां जहां पर पानी ले जाती हैं बड़े नालों में जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं उनकी गाद भी निकाल दी जाए। अन्यथा क्या होगा कि नालियां साफ हो जाएंगी और जाके नालों के पास वो सारी ब्लॉकेज और वो सारा पानी रुकने का काम आफत बनी रहेगी। तो इसीलिए एमसीडी के साथ साथ अगर पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई भी दिल्ली सरकार करा देती है तो एमसीडी के काम का भरपूर लाभ पूरी जनता को मिल पाएगा। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।